आज की क्लास में हम लोग बेसिकली 2025 के कुछ लैंडमार्क केसेस को डिस्कस करेंगे जिनका काफी इंपैक्ट पड़ रहा है जुडिशरी पर। अब पहला केस है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में बेसिकली क्या होता है, एक व्यक्ति है विहान कुमार, उसके अरेस्ट हो जाता है और वो व्यक्ति हाईकोर्ट से जाके कहता है कि साहब मुझे जो अरेस्ट किया गया है मुझे बिल्कुल ग्राउंड्स नहीं बताए गए कि मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो इट इज वायलेशन ऑफ माय राइट टू एक्सेस जस्टिस। तो मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, तो ये जो अरेस्ट है ये गलत अरेस्ट है। हाईकोर्ट इस बात को कंसीडर करते हुए उसे छोड़ देती है और इसके साथ साथ ये भी कहती है, हाईकोर्ट पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2023 का केस है उस पर रिलाई करती है कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति को ग्राउंड्स इन राइटिंग में नहीं बताए गए हैं तो उस पर चार्जेस नहीं लगेंगे या उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये कह के रिलाई कर जाती है। अब ये केस था 2023 का, जो विहान कुमार थे उनको उससे पहले अरेस्ट किया गया था और जो पंकज बंसल का केस था उसमें उन्होंने बोला था कि 3 अक्टूबर 2023 के बाद इसको लगा सकते हो। अब इस चीज के अगेंस्ट में स्टेट जो है वो एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, ये कहते हुए कि जो ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन है आप इसको अलग करो, क्योंकि यहां पर पंकज बंसल का केस विहान कुमार के केस पे लग ही नहीं सकता। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी देती है कि माना कि इसको पहले तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आप अगर कोई चीज पॉजिटिव नेचर का होता है उसे लगाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट में ये कहता है कि यार आर्टिकल 21 और 22 का क्या करोगे आप, वो तो उसके इनडेफिसेबल और एब्सोल्यूट राइट है, उन राइट्स के लिए तो उसको जरूरत है, तो इसलिए उसे यहां पर एक्विटल दे दिया गया था आर्टिकल 21 और 22 को कंसीडर। 2025 में एक और बहुत लीडिंग केस आता है, जे रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ कि पासपोर्ट के लिए ना एक महिला थी, वहां उनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट थे वाइफ और हस्बैंड के बीच में। जो वाइफ है उसको पासपोर्ट बनवाना होता है। अब पासपोर्ट बनवाने की एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है कि आपको अपने हस्बैंड के साइन भी चाहिए, तो हस्बैंड उसमें उसको टहला रहा होता कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा साइन, ठीक है। तो अब इस चीज के अगेंस्ट में कोर्ट पहुंच जाती है वो महिला, वो बोलती है क्या किसी हस्बैंड के पास इतना अधिकार होना चाहिए, या क्या मेरे सिग्नेचर या परमिशन की इतनी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि मुझे हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट इसमें क्लैरिटी देता है कि नहीं, हस्बैंड की परमिशन और ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास लगभग 10-15 दिन या जो भी उसमें एक टाइम पीरियड दे देता है और मना कर देता है कि इस तरह की परमिशंस नहीं लगेंगी पासपोर्ट बनाने में। एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक महिला की है वो सफिशिएंट है, आपको इस तरह की क्वालिफिकेशंस नहीं रखनी है। अगला केस मेरे हिसाब से 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट केस है या सबसे क्रांतिकारी केस है, अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके वही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है। हाई कोर्ट में एसडीपीओ की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट जो नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट, और हाई कोर्ट ये कहती है हम तब तक आपको बेल ग्रांट नहीं करेंगे जब तक कि आपकी एसडीपीओ की रिपोर्ट ना आ जाए, ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में ये आदमी बोलता है कि यार आपने मेरे बेल के राइट को ही एक साइड कर दिया आप एक रिपोर्ट के लिए। तो अमलेश कुमार जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और ये बोलते हैं कि यार देखो ऐसा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये बोलते हैं कि मेरे तो बेल के राइट्स अब जा रहे हैं और राइट टू प्राइवेसी के अंदर है मेरा ये नार्को एनालिसिस टेस्ट, और मेरा मन नहीं है इसको नार्को एनालिसिस टेस्ट देने का। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर 3 चीजें डिसाइड करता है। सबसे पहले हाई कोर्ट की जो भी ऑर्डर्स थे उसे क्वेश कर देता है। दूसरा वो ये बोलता है किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता किसी नार्को एनालिसिस के लिए, और तीसरा बोलता है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये उसकी गारंटीड फंडामेंटल राइट है। और लास्ट में वो ये कहता है कि इस केस के लिए आपको सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को रेफर करना है, और वहां पर एक क्लियर कट बता रखा है कि यू कांट बी कंपेल्ड टू गिव योर नार्को एनालिसिस, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ प्राइवेसी। इसके बाद एक अगला केस है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड अदर्स वर्सेस केएस सुधा काराथुकान का केस है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, ठीक है। अब बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि यार मतलब मुझे पर्सनली ये केस थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा इनजस्टिस है। क्या है कि क्या किसी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट मिसकंडक्ट इन सर्विस रूल में हो सकता है। सर्विस रूल मतलब नौकरियों के जो केसेस होते हैं उसके कंडक्ट में किसी के मतलब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ सकते हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट यहां पर ये कहता है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्विस रूल बुक है उसके हिसाब से इसे कंसीडर किया जा सकता है,
और उसको कंसीडर कर लिया था। मेरे पर्सनल ओपिनियन इसमें थोड़े से अलग हैं। मुझे लगता है कि अगर दो हस्बैंड वाइफ हैं तो वो इतने इंडल्जेंट रिलेशन में, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी, आज की डेट में अपन देख ही रहे हैं हर तीसरा केस हस्बैंड वाइफ का है, तो उसकी मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए। बाकी कोर्ट ने यह कहा था कि उसके एम्बिट में आता है। 2025 में एक और केस आता है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हनुमान। इस केस की स्पेशलिटी ये थी, ये रेस जेस्टे का केस है, सेक्शन 4 ऑफ बीएसए। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हनुमान नाम का एक व्यक्ति है, उसका कोई नाम नहीं होता इस केस में। ठीक है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कुछ ब्लड स्टेन मिलते हैं और एक थ्योरी प्रपोज की जाती है कि भाई साहब इस हनुमान की बुरी नजर थी उस डिसीज्ड की वाइफ के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, इसका नाम ऐड कर देते हैं, इसको कन्विक्शन दे देते हैं। इस बात की अपील की जाती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट कहता है कि यार दो चीजें हैं, एक तो उसका ट्रायल इनिशियली उसका नाम नहीं था, दूसरा क्या यहां पर पूरे एविडेंसेस मिल रहे हैं, क्या वो चेन ऑफ सीरीज कंप्लीट हो रही है। अब एविडेंस के तौर पे क्या मिला था मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ ब्लड स्टेन मिले थे, और ये वाली की थ्योरी की उसकी ब्लड स्टेन, नाइफ, और ये कि उसकी वाइफ के ऊपर बुरी निगाह थी। तो यहां पर हाई कोर्ट उसे एक्विट कर देती है, ये कहते हुए कि ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, चेन ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, ये कोई सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस नहीं है। इसी चीज का अपील की जाती है स्टेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है कि यहां पर चेन ऑफ सीरीज नहीं कंप्लीट हुई है, तो आप यहां पर ऐसे पनिशमेंट नहीं दे सकते, और अक्यूज्ड उसको एक्विटल दे देता है। ये करके केस है। उसके बाद मेरे हिसाब से 2025 का एक और बड़ा फेमस केस है, वैभव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था, एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसके ऊपर एक एक्विजिशन होता है, उसने अपने एक फ्रेंड का मर्डर किया हुआ है। ठीक है, अब एविडेंसेस देखे जाए तो कुछ एविडेंस थे, जैसे वो लास्ट सीन थ्योरी लग रही थी उसके ऊपर कि लास्ट टाइम वो उसके पास देखा गया था। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि जब उसको कन्फेशन की बात आई तो उसने कन्फेस किया था कि मर्डर के ऊपर तो उसने कोई कन्फेशन नहीं किया, लेकिन उसने इस बात पे कन्फेस किया कि जो बॉडी है उसको मैंने छुपाया है, एविडेंसेस को मैंने छुपाया है। अब यहां पर दो चीजें लग रही हैं, एक तो लास्ट सीन थ्योरी लग रही है और कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस लग रहा है, बीच का पोर्शन गायब है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह कह देता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट में यह कह देता कि ये जो सिमिलैरिटी, ये जो चेन जो बननी थी वो चेन नहीं बनी है, और यहां पर उसको ये बोल देता कि इस बेसिस पे उसे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इसमें उसको कन्विक्शन मिला था सिर्फ और सिर्फ कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस का, सेक्शन 209, ठीक है, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, बस ये मिला। लेकिन आप इसका मर्डर के एक्यूजेशन इस पे नहीं चला। ठीक है, उसको कन्विक्ट की जगह एक्विटल कर दिया गया था। 2025 में एक उत्तराखंड का केस भी बड़ा चर्चित रहा और थोड़ा परेशान कर देने वाला भी है, जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस केस में बेसिकली क्या होता है कि कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं और एक आदमी उन सभी बच्चों को अपने घर बुलाता है, सभी को, उसमें से सभी को लगभग को वो वापस बोल देता है कि अपने घर जाओ, एक बच्चे को अपने घर पे रख लेता है। अब जब उसके पेरेंट उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, भैया कहाँ गया हमारा बच्चा, तो बाद में पता चलता है उनके यहाँ पर सारे बच्चे बताते हैं उस व्यक्ति के यहाँ पर है। कुछ टाइम बाद उस व्यक्ति के यहाँ पर उस बच्चे की डेड बॉडी मिली। बाद में जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो उन बच्चों, मतलब उसमें रेप के एविडेंस मिले और क्रूएलिटी के एविडेंस मिले। अब इसके बाद क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है, इस कंसीडर ऑल दोस पॉक्सो एंड अदर लॉज, वो उसे कैपिटल पनिशमेंट देते हैं आफ्टर कंफर्मेशन विद हाई कोर्ट। अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचती है ये बात, तो सुप्रीम कोर्ट दो चीजें कहती है। एक तो बच्चन सिंह का केस आप लोगों को याद ही होगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें एक ये भी क्वेश्चन डालते हैं, क्या ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी कभी डेथ पेनल्टी दी जाती है तो डेथ पेनल्टी देते समय दो चीजें देखनी होती हैं, एक कि हीनियसनेस क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेवनेस क्या है, और दूसरा मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या है, क्या कुछ सुधरने का स्कोप है। फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर वो जो व्यक्ति है वो सुधरने का स्कोप रखता है,
तो यहाँ पर उसकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट करते हुए एलआई में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इस केस को बेहतर समझने के लिए आप लोग एक मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस पढ़ सकते हो। बेहतरीन गाइडलाइंस दिए गए हैं कि कब डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए। बच्चन सिंह के केस के साथ अगर आप मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी पढ़ोगे, आपके डेथ पेनल्टी के ऊपर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।